माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आज से हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं और वो है एसएससी के इंग्लिश की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और आज मॉक टेस्ट में पहला मॉक टेस्ट हम कराने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए और एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए है। अच्छा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीपीओएसआई ही क्यों ना हो, जिसका इसमें जिक्र नहीं किया गया है इत्तफाकन, या फिर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपके काम का है। ठीक है, अब मैंने इसमें सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीरीज 25 क्वेश्चंस की है, इसलिए। ठीक है, 25 ही क्वेश्चन रखे हैं, इसलिए इसका ये नाम रखा है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रैक्टिस सभी के काम का है। ठीक है, तो हफ्ते में एक सेट आपको, हफ्ते में एक मॉक सेट मैं दिया करूँगा। ठीक है, जैसे और सब लोगों का और सब चीज़ों का चल रहा है, वैसे ही सप्ताह में एक मॉक टेस्ट मिला करेगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम लोग ये सेशन। अच्छा, इसके क्वेश्चन हमने आप लोगों को कल ही भेज दिए थे। ऐसा ही हर बार होगा, जब भी मॉक टेस्ट होना होगा उसके एक दिन पहले आप लोगों को मॉक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने वो मॉक के क्वेश्चंस किए होंगे और आपको वो क्वेश्चंस लेवल के लगे होंगे। अब चलते हैं, कर लेते हैं उसका डिस्कशन। अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना है इस बारे में, मॉक टेस्ट के लेवल के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो योर सजेशन इज़ इन्वाइटेड। आपका सजेशन इन्वाइटेड है, उसका स्वागत है। ठीक है, तो जिस भी माध्यम से आप चाहें तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, चलते हैं आज का ये मॉक टेस्ट पहला। ठीक, तो ये रहा, देखो आपके मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। सॉल्व आप लोगों ने किया होगा, आई बिलीव। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अपोजिट बताना है किस वर्ड का। ये जो वर्ड दिया हुआ है डिस्पोंडेंट, इसका अपोजिट बताना है। अच्छा, डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? डिस्पोंडेंट का मतलब होता है होपलेस। ठीक है ना, क्या होता है इसका मतलब? होपलेस। होपलेस कर सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो सलन। ठीक है, होपलेस या सलन, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड और डिस्पेयर्ड, डिसअपॉइंटेड, ये सब तमाम बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ उदास या निराश या थोड़ा सा दुखी टाइप का होगा। अपोजिट में आ जाओ तो अपोजिट में क्या होगा? प्लीज्ड का मतलब हो गया है खुश या प्रसन्न, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है, लेकिन देखते हैं और कोई सूटेबल मिल जाए तो सेटिस्फाइड इसका अपोजिट होगा नहीं। ठीक है, उदास का सेटिस्फाइड नहीं होगा। और इलेटेड का मतलब क्या होता है? इलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड, EXCITED। अब ये देखो, ये होता है एक्साइटेड है। और ये हो गया इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्या होता है? गुस्सा या क्रोध में। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसमें से इसका अपोजिट। एक होपलेस है, सलन है, दुखी है, उदास है। ठीक है, तो दुखी और उदास का क्या होगा बताओ? दुखी या उदास का क्या होगा? दुखी या उदास का अपोजिट क्या हो गया? प्लीज्ड, खुश वाला हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो डिस्पोंडेंट का अपोजिट जो होगा वो होगा प्लीज्ड। ये इलेटेड के चक्कर में मत पड़िए, इलेटेड नहीं होगा, ये एक्साइटेड होता है। ठीक है ना, और ये जो होता है वो दुखी और उदास के लिए है। क्लियर हो गई बात? दुखी और उदास का अपोजिट खुश होगा, एक्साइटेड नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द मीनिंग। एक्सप्रेस द मीनिंग का मतलब हुआ कि सेम मीनिंग, सिनोनियम पूछा जा रहा है। पेन स्टेकिंग की सेम मीनिंग क्या है? पेन स्टेकिंग का मतलब क्या हुआ? पेन स्टेकिंग का मतलब हुआ जो कोई रिस्क उठाता है, जो कोई जोखिम लेता है। सपोज करिए कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, किसी ने उसमें पैसा लगाया, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, समझ में आ गया? एंटरप्रेन्योर का मतलब हुआ जो उसमें पैसा लगाता है, जो खतरा उठाता है, उसको कहते हैं। तो पेन स्टेकिंग के लिए जो सुटेबल वर्ड होगा सिमिलर में वो क्या होगा? टेकिंग रिस्क होगा। फीलिंग पैनिक का मतलब जिसको डर लगता है, और थॉरो का मतलब हुआ बहुत डीप, पेनफुल एंड सारोफुल का मतलब हुआ बहुत दुखद। तो ये पेन स्टेकिंग, यहाँ से पेन देख करके यहाँ पेन में मत चले जाइएगा वरना धोखा हो जाएगी। ठीक है, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है जो रिस्क उठाता है, जो खतरा उठाता है, जो तकलीफें उठाता है किसी काम को शुरू करने में। क्लियर हो गई बात? इसलिए इसका जो सिनोनियम होगा पेन स्टेकिंग का, दैट शुड बी सी, टेकिंग रिस्क, नॉट डी। क्लियर? सिमिलर वर्ड से मत जाइएगा कि उसमें पेन लगा है, इसमें पेन लगा है, लाओ हम सिमिलर लगा देते हैं इसको। पेन का पेन से कोई सिमिलरिटी नहीं है।
ये आया क्वेश्चन हमारा अब एरर का। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3, 4, 5। इसमें एरर के क्वेश्चन ढूंढने हैं आपको कि इसमें किस वाले सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। ठीक है, आ जाओ, ये मैंने आपको सेट कर दिया क्वेश्चन। तो पहले वाले में देखो क्या लिखा हुआ कि दिस हार्डली वन फ्रीडम शुड नॉट बी लॉस्ट। ये बहुत मेहनत से पाई हुई आज़ादी हमें खोनी नहीं है, सो सून का मतलब इतनी जल्दी। ठीक है, तो बात तो इन्होंने सही कही, लेकिन ये जो कहा इन्होंने हार्डली वन, ये गलत है। आपने पढ़ा होगा कि हार्डली एक निगेटिव वर्ड होता है। हार्डली का मतलब क्या होता है, शायद ही, मतलब बड़ी मुश्किल से, थोड़ा सा। तो हार्डली वन फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि ये बिना मेहनत के पाई हुई आज़ादी है। हार्डली वन फ्रीडम का मतलब आएगा कि बिना मेहनत की पाई हुई आज़ादी है, और ये सेंस गलत हो जा रहा है। अब यहाँ सही सेंस क्या होना चाहिए, हार्ड वन फ्रीडम। हार्ड वन फ्रीडम, हार्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से। ठीक है, वर्क हार्ड होता है ना परिश्रम से, तो हार्ड वन मतलब बहुत मेहनत से पाई हुई आज़ादी। तो हार्डली वन नहीं होगा, हार्डली वन की जगह होगा हार्ड वन फ्रीडम। आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्या गलत था वो भी मैंने बता दिया। आगे आ जाओ चौथे क्वेश्चन में। आई ट्राइड टू मीट द पर्सन, मैंने उस आदमी से मिलने की कोशिश की। whom you said was looking for me, जिसको आपने बताया कि मुझे ढूंढ रहा है मिलने के लिए। अब इसमें क्या करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन लगा है तो रिस्क होता है कि वहाँ पे गलती मिल जाए, लेकिन हम ढूंढते हैं। देखिए इसमें एक रिलेशन देखना है हमें, कितने सब्जेक्ट हैं कितनी वर्ब हैं। एक वर्ब हो गई ट्राइड, और इस ट्राइड का सब्जेक्ट कौन है, आई है। ठीक है, और एक वर्ब है सेड हमारे पास, इस सेड का सब्जेक्ट कौन है, यू है। एक वर्ब है हमारे पास लुकिंग, 3 वर्ब हैं, 1, 2 और ये 3 वर्ब हो गई। 2 का सब्जेक्ट मिला। वाज लुकिंग का सब्जेक्ट कौन है, वाज लुकिंग का सब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो whom was looking नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था who was looking। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। कैसे ऐसा हो रहा है, देखिए जब आपके पास वर्ब 3 हो और सब्जेक्ट 2 है तो फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं, यू सेड यहाँ पे निपट गया, और वाज लुकिंग किसके लिए लगना चाहिए था, होम के लिए, नहीं, यहाँ हु आना चाहिए था, हु वाज लुकिंग फॉर मी। ठीक, यहाँ हुम वाज लुकिंग फॉर मी नहीं होगा, बल्कि हु वाज लुकिंग फॉर मी होगा। एरर किस में है, बी में। क्या एरर थी ये भी मैंने आपको बता दी, रिलेटिव प्रोनाउन की एरर हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी लुक्ड आफ्टर द थीफ, आगे लिखा है बट ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। हमने थीफ की, हमने चोर को ढूंढा पर वो कहीं मिला नहीं। अच्छा, अब एक बात बताना कि मैंने शायद आप लोगों को लुक के बाद फ्रेज लगा के बताया है कि लुक के बाद क्या लगता है तो क्या मीनिंग आती है। देखो लुक आफ्टर का मतलब होता है ना किसी की देखभाल करना। तो ये बताओ कि हमने चोर की देखभाल की थी या चोर की तलाश की थी। तो लुक आफ्टर देखभाल हो जाएगा, और लुक फॉर का मतलब क्या हो गया, ढूंढना, तलाश करना। या देखो ऊपर लिखा था ना लुक फॉर, इसका मतलब था ना कि जो मुझे ढूंढ रहा है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, मुझे ढूंढ रहा। तो अब ये बताओ कि आप चोर को ढूंढ रहे हैं या चोर की देखभाल कर रहे हैं। जो सेंटेंस लिखा हुआ है वी लुक्ड आफ्टर, ये चोर की देखभाल के लिए लगा है, जबकि होना चाहिए वी लुक्ड फॉर द थीफ। हमने चोर को ढूंढा, हमने चोर को तलाश किया। 3 क्वेश्चन हुए, तीनों अलग अलग सेगमेंट के। हार्डली वन में हार्डली गलत था, एडवर्ब का क्वेश्चन था। और होम यू सेड में होम गलत था, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था। लुक्ड आफ्टर में आफ्टर गलत है, ये प्रीपोजिशन का है, एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात, 3 एरर थी, 3 अलग अलग सेगमेंट की थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 7 तक। क्या कह रहे हैं 6 से लेकर के 7 तक में, आप एक स्टेटमेंट को पढ़ के देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इसका एक पार्ट अंडरलाइन है, उस अंडरलाइन पार्ट में अगर कुछ इंप्रूवमेंट है तो करिए, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो सीधे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इट हैज़ बीन 2 hours, 2 घंटे बीत गए हैं। आगे लिखा सिंस आई हैव सीन हिम लास्ट। ठीक है ना, 2 घंटे नहीं जी, 2 years लिखा हुआ है। हमको भी क्या दिख रहा है जी, आप लोग भी सोचोगे सर बुढ़ा गए हैं। ईयर्स को हमने आवर्स पढ़ लिया था। 2 घंटे नहीं, 2 साल बीत गए हैं। इट हैज़ बीन 2 years, 2 साल बीत गए हैं। सिंस आई हैव सीन हिम,
अब जब हमने आप लोगों को टेंस वाला टॉपिक पढ़ाया था, इसके ठीक पहले वाले सेट में था, तो उस टेंस वाले में आपको याद होगा मैंने बताया था कि सिंस के पहले कौन सा लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, और सिंस के बाद क्या लगता है, याद करो, अभी ताज़ी बात है, 24 घंटा भी नहीं बीता होगा। सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसी आधार पे आ जाओ, यहाँ पर सिंस लगा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ हैव सीन लिखा है यहाँ क्या होना चाहिए, सा। ठीक है, तो सिंस आई सा, तो सिंस आई सा किस में दिया है, ये देखिए सिंस आई सा हिम, ये मिला हमको। ठीक, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी। 2 दिन पुरानी एरर है, 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 6 और 7 में एक ही चीज़ पूछी गई थी, इम्प्रूवमेंट की बात थी। आगे आ जाओ, ये वाला पोर्शन इतना देखो अंडरलाइन किया गया है, अगर इसमें कोई गलती होगी तो हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर कोई गलती नहीं होगी तो ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट में आएंगे। तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं ना, बिना पढ़े थोड़ी ना पता चलेगा, बिना खाए क्या पता लगेगा सब्जी कितनी कड़वी है। ठीक, यू मस्ट ट्राई, आगे लिखा है एट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, यू मस्ट ट्राई एट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। एक बात तो ये समझ लो कि ट्राई जब लग जाता है तो ट्राई के बाद जो वर्ब आती है ना, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बात तो ये हो गई, मतलब ये नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। पहले तो होगा ट्राई टू मेक, 2 हो गया, तीनों में ट्राई टू मेक होगा, एक बात हो गई। अब इसके बाद अगली बात जो आपको बतानी थी वो ये है कि कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे एक वर्ब है मेक, ठीक है, एक वर्ब इसी में है लेट, ये भी जान लीजिए, मेक है लेट है। ठीक है, रुको फिर से लिखते हैं, एक वर्ब है हमारे पास मेक, एक वर्ब है हमारे पास लेट, एक है हमारे पास बिड। ठीक है ना, इतनी वर्ब्स हैं। इनके बाद जब कोई पर्सन आ जाता है तो वो पर्सन लगा दो, और उसके बाद जो आप लगाते हो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें टू नहीं लगता है। क्लियर बात। मेक, लेट और बिड के बाद जो वर्ब लगती है उसमें होती तो इन्फिनिटिव है, लेकिन टू छुपा रहता है, उसका टू लगाया नहीं जाता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ जो एट मेकिंग लिखा है, एट मेकिंग की जगह हो जाएगा टू मेक, और हिम ठीक है और अंडरस्टैंड ठीक है अपनी जगह पर। तो टू मेक हिम अंडरस्टैंड हमें चाहिए, तो टू मेक हिम पहले लिखा, टू मेक हिम टू अंडरस्टैंड, इसका टू गलत है तो ये नहीं होगा। टू मेक हिम अंडरस्टैंड ये एकदम से ठीक है। यहाँ टू मेक हिज अंडरस्टैंडिंग ये गलत है और ये होगा नहीं। तो आपका आंसर सीधे से क्या हो गया, बी हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, बात समझ में आ गई हो तो सीधे से मुस्कुरा के मुंडी मत हिलाइए, कुछ उसमें अच्छी बात थी तो नोट भी कर लीजिएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। हमने कहा समझ में आ गई होगी तो धीरे से मुस्कुरा के रह गए। ठीक है, मुस्कुरा के रह मत जाइए, नोट कर लीजिएगा जो अच्छी चीज़ें लगती हैं। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है PQRS का। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा था इसलिए इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दी है, आप लोग अपनी आंखों को थोड़ी तकलीफ दीजिएगा, हालांकि स्पष्ट दिखाई देने भर का है। ठीक है, आंखें थोड़ी चौड़ी कर लेना, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा। इसमें हमें एरर, ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो, इसमें S1 जो दिया हुआ है वो पहला सेंटेंस होगा और S6 आखिरी होगा। इसे हमें सेट नहीं करना है, ये ऑलरेडी सेट है। जो आपको सेट करना है वो क्या है, PQR और S को सेट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें हमें क्या लगाते हैं, कैसे लगाना है। स्टार्टिंग सेंटेंस है, द कॉलोनियल पावर्स हैड अ वेरी सिंपल टेक्निक टू रूल द वर्ल्ड। आप लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा होगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को इसके क्वेश्चंस मिल गए थे, क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, लगाए हैं, तो मुझे एक तरफ से इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला सेंटेंस होगा कि कॉलोनियल पावर्स के पास बड़ी स्पेशल टेक्निक थी टू रूल द वर्ल्ड, दुनिया पर शासन करने की बड़ी अच्छी टेक्निक थी इनके पास। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाओ, क्या कहा इन्होंने, दे लम्प्ड ट्राइब्स, उन्होंने ट्राइब्स को इकट्ठा किया और पीपल को इकट्ठा किया। प्लेड वन अगेंस्ट अदर, अब इन्होंने एक को दूसरे से लड़ा दिया। डिवाइड एंड रूल की इनकी टेक्निक ही हुआ करती थी कॉलोनियल पावर्स में जब अंग्रेज आए थे। आगे लिखा, इंडियाज प्रोविंसेस वर मोर इलेबोरेटली डिजाइन टू प्ले द गेम डिवाइड एंड रूल। इंडिया के जो प्रोविंस थे, इंडिया के राज्य थे, वो डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन थे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी
फूट मची हुई थी। इंडिया में अंग्रेजों को फूट डालनी नहीं पड़ी, यहाँ पहले से ही यहाँ के लोकल राजाओं में फूट थी ही। ठीक है, एक बात ये इन्होंने ये कह दी। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि इंडियाज प्रोविंसेस वर मोर इलेबोरेटली डिजाइंड। अब ये मोर इलेबोरेटली डिजाइंड का मतलब हुआ कि इसके पहले कहीं और की बात होगी। मोर लगाने का मतलब इसके पहले किसकी बात आ जाएगी, अफ्रीका की बात आ जाएगी, तब इंडिया की बात करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी कीमत पर आर के बाद ही क्यू ले जा सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ जाओ, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। अफ्रीका वॉज डिवाइडेड, बिलीव और नॉट, मानो चाहे न मानो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अफ्रीका डिवाइड था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर के। अब इंडिया उससे कहीं ज़्यादा एलेबोरेटली डिजाइन था डिवाइड एंड रूल के पैटर्न के लिए। ये दो बात हो गई, ठीक है। अब आता है हमारे पास दे आल्सो परचेज्ड। ये आल्सो जो मिला हमारे लिए वो बहुत हेल्प कर देगा। दे आल्सो purchased the loyalties of those locals who were needed as support for the colonial presence। अब दे के बाद आल्सो लगा है, इसका मतलब ये होगा कि कॉलोनियल पावर्स के काम की बात चल रही है यहाँ पर। और ये दे दोनों कौन से हैं, ये जो दे लिखा हुआ है, दे लम्ब्ड ट्राइब्स और दे आल्सो परचेज द लॉयल्टीज, ये दे किसके लिए लगा है, दोनों कॉलोनियल पावर्स के लिए लगा हुआ है। ठीक है ना, देखो ये एक दे किसके लिए लगा, कॉलोनियल पावर्स के लिए, और ये जो दे लगा है वो कॉलोनियल पावर्स के लिए। अच्छा, दोनों में दे लगा हुआ है तो जिसमें आल्सो लगा है वो पहले होगा कि बाद में होगा, जाहिर सी बात है जिसमें आल्सो लगा होगा वो बाद में होगा, यानी कि पी वाला दे पहले होगा उसके बाद एस वाला दे होगा, क्योंकि इसमें आल्सो लगा हुआ है। पी एस हो गया, पी एस बटे, अब क्या हुआ, आर क्यू और आर में क्या था, मैंने कहा था आर पहले लगाना होगा हमको, आर के बाद क्या लगाना होगा, क्यू लगाना होगा। तो पी एस, अब हम या पी एस आर क्यू करें या आर क्यू पी एस करें, तो आर क्यू पी एस का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, अब हमें पी एस आर क्यू करना पड़ेगा। तो पी एस आर क्यू का ऑप्शन हमें मिल गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। ये पी एस आर क्यू क्यों हुआ, P का पेयर है S, ये पक्का था, और R का पेयर है Q, तो या तो आर क्यू पी एस होता, तो आर क्यू पी एस है नहीं, पी एस आर क्यू हमको मिल गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया इसका B। आपको समझ में आया ना ये कैसे किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार फिर ये रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंस अपॉन अ टाइम, एक कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हु हैड वंडरफुली नाइस गार्डन, जिनका गार्डन बहुत अच्छा था। ठीक है, चलो अच्छा। इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देयर वॉज लवली फॉरेस्ट, गार्डन के मिडिल में एक बहुत ही प्यारा सा फॉरेस्ट था, मतलब जंगल टाइप का, गार्डन के भीतर फॉरेस्ट। उसके बाद इन्होंने कहा विद टॉल ट्रीज एंड डीप लेक्स, उसमें बड़े बड़े पेड़ थे और डीप लेक्स थी। आगे लिखा इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन का मतलब क्या हुआ, गार्डन पहले किस में आ गया है, गार्डन 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 ये आया, पी में गार्डन आया है और क्यू में कह रहे हैं इन दिस गार्डन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पी के बाद क्या लगाना पड़ेगा, क्यू लगाना पड़ेगा। पी क्यू का पेयर तो पक्का हो गया। इन दिस गार्डन, आगे लिखा है वर टू बी सीन द मोस्ट वंडरफुल फ्लावर्स विथ सिल्वर बेल्स, यहाँ लिखा सिल्वर बेल्स टाइड टू देम। आगे लिखा है द गार्डन, फिर ये गार्डन के बाद आ गया है। ठीक है, आगे चलो। द गार्डन वाज सो लार्ज दैट इवन गार्डनर हिमसेल्फ डिड नॉट नो वेयर इट बिगेन एंड वेयर इट एंडेड, ये हो गया। दीज बेल्स, ये आ गई दीज बेल्स, तो ये बेल्स किसके साथ जुड़ेंगी, सिल्वर बेल्स के साथ जुड़ेंगी। मतलब क्यू के बाद हमें क्या लगाना होगा, क्यू के बाद हमें एस लगाना है, ये भी मिल गया। ठीक है ना, तो पी क्यू एस हमें ढूंढना है कि कहाँ हमें पहले पी मिलता है, फिर क्यू मिलता है, फिर एस मिलता है। ठीक है ना, पी क्यू या क्यू एस जिसमें मिल जाए, क्यू एस का पेयर मिल जाता है, पी पहले मिल जाए, पी पहले आ जाएगा और उसके बाद हमें क्यू एस का पेयर लगाना है। ठीक है ना, तो पी से कोई शुरुआत हुआ नहीं है, क्यू के बाद हमें एस चाहिए हर हाल में। एक पेयर ये ज़रूरी है कि ये जो दीज बेल्स लगा है, दीज बेल्स कहाँ लगेगा, सिल्वर बेल्स के बाद ही लगेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि Q के बाद ही हम किसी भी कीमत पर S लगा पाएंगे। Q के बाद ही S लगा पाएंगे, तो इसमें Q के बाद S है और लेकिन P पहले आना चाहिए। ठीक है, Q के बाद S, P बाद में भी तो जा सकता है, इन दिस गार्डन, और ये गार्डन। ठीक है, Q बाद में, SP को साथ में लगाना पड़ेगा हमको। तो SP कहाँ है, यहाँ है, SP हो गया, और QR, R को पीछे ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आया हमारा SP QR। SP साथ में और कहीं दिख नहीं रहा है हमको। कहाँ कहाँ दिखा, इसमें SP दिखा नहीं, इसमें SP दिखा नहीं, SP इसमें भी नहीं दिख रहा है। एक SP यही है जिसमें SP देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो SP QR होगा। इसका आंसर कौन हो गया हमारा, B हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका है, क्लोज टेस्ट का है। ठीक है, देखना चाहो, अब देखने क्या है, ये क्वेश्चन को हम ऊपर उठाते हैं, सीधे आपसे आ जाते हैं क्लोज टेस्ट सामने लेकर के। अब इस क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है बच्चा, देखो क्लोज टेस्ट में देखो ये जो जगह होती है उसको भरना है, एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ डैश कंट्रीज, फेलियर ऑफ डैश कंट्रीज, तो कैसी कंट्रीज फेलियर होती हैं ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट पर कैसी कंट्रीज फेल होती हैं, ये यहाँ पे ले आना है। आगे, इज देयर डैश टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ डैश सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब एक चीज़ आपको क्लू के रूप में बता दें, यहाँ एंड के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन है, तो सब्स्टिट्यूशन किसका किया जाएगा, इंपोर्ट का। तो यहाँ क्या आएगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन और इंपोर्ट का प्रमोशन, दोनों चीज़ें में जब बैलेंस नहीं कर पाए तो एक चीज़ यहीं से बिना ऑप्शन देखे ही पता चल रहा होगा, एक्सपोर्ट का प्रमोशन है तो सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, इंपोर्ट का, 12वें नंबर पे हो गया। और जो आप 11 नंबर पे भरेंगे वह क्या लगेगा, टू के साथ इवॉल्व लगा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ भरनी है जिसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हो, ये लगाना है, एक क्लू मिला। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि आज बाम्बिया एक देश है, इन्होंने कहा बाम्बिया व्हिच डैश ऑन इम्पोर्ट्स, तो एक ऐसी वर्ब आपको चाहिए जिसके बाद, ध्यान रखो, ऐसी वर्ब चाहिए जिसके बाद ऑन लग सकता हो। ठीक है, जो कि इंपोर्ट पर डिपेंड करता था, यहाँ पे डिपेंड जैसा कोई वर्ड आएगा। ठीक है, आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 20 ईयर्स डैश, 20 ईयर्स मतलब क्या हुआ, 20 साल पहले की बात है, तो 20 ईयर्स एगो जैसा कोई वर्ड आएगा। तो सबसे पहले क्या आ गया, बाम्बिया एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसका मतलब बाम्बिया का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। और सिचुएशन ये बताई है कि ऐसे कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज की खासियत होती है। डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो एक्सपोर्ट कम करती हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करती हैं। तो ये जो पैसेज का पूरा फीचर है वो डेवलपिंग कंट्री का है, और इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेवलपिंग कंट्री भरेंगे। ठीक है, एडवांस, एडवांसिंग या डेवलप्ड कंट्री ये तो लगाएंगे ही नहीं ना, ये लगाएंगे हम डेवलपिंग कंट्री की बात हो गई। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हो गया। अब आ गए हम किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या भरना है, देयर डैश टू इवॉल्व, ऐसी वर्ब यूज करेंगे जिसमें हम इवॉल्व, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो देयर हैंडीकैप टू इवॉल्व नहीं होगा, देयर डिसएडवांटेज टू इवॉल्व नहीं होगा, देयर इनकैपेसिटी नहीं, इनकैपेसिटी के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। इनएबिलिटी टू, हाँ इनएबिलिटी के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो क्या लगेगा, इनएबिलिटी लगेगा। है तो सबके सब निगेटिव, लेकिन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने वाली कौन सी है, केवल इनएबिलिटी है। आगे देखते हैं, हम फिलर नंबर 12 पर आ गए। फिलर नंबर 12 क्या कर रहा है, यहाँ पर आ गए। तो इन्होंने कहा जुडिशियस मिक्सचर, मतलब वो देश इकोनॉमिक फ्रंट पर परेशान होते हैं जो एक जुडिशियस मिक्सचर, जो कि एक अच्छा मिक्सचर नहीं डेवलप कर पाते हैं कि वो इंपोर्ट को घटाएं और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो ये देखो इंपोर्ट लगा हुआ है, एक्सपोर्ट यहाँ आ गया, देखो यहाँ एक्सपोर्ट आ गया, तो वहाँ पहले वाले में एक्सपोर्ट आएगा नहीं, क्योंकि घटाएंगे बढ़ाएंगे दोनों एक्सपोर्ट को थोड़े करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को घटाएंगे। घटाने के सेंस में क्या आएगा, साइंटिफिक और इन्वेंशन नहीं, हम क्या करेंगे, जो इंपोर्ट को घटाते और एक्सपोर्ट को बढ़ाते नहीं है वो डेवलपिंग कंट्रीज परेशान रहते हैं। इसलिए 12 वाले में क्या था सबसे सुटेबल ऑप्शन, 12 का सबसे सुटेबल ऑप्शन है इंपोर्ट। आगे आ जाओ, हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं इसका, अब बढ़ो। अब है हमारा फिलर नंबर 13। इन्होंने कहा बाम्बिया व्हिच डैश ऑन इंपोर्ट्स,
जो कि इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था। अपनी आज़ादी के आज से 20 साल पहले अपनी आज़ादी के बाद जो इंपोर्ट पर डिपेंड करता था, तो डिपेंड के लिए ट्रेडेड ऑन नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेड ऑन नहीं लगेगा, कैरीड ऑन नहीं लगेगा, बैंक्ड के बाद ऑन लगता है। और बैंक्ड ऑन का मतलब क्या होता है, देखो बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, ठीक है, इसका मतलब हो गया डिपेंड ऑन, समझ गए। बैंक ऑन और डिपेंड ऑन एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ आपको अब ढूंढ रहे होंगे कि डिपेंड मिल जाए, डिपेंड नहीं मिला तो बैंक्ड मिल गया, ठीक है, दोनों की मीनिंग एक ही है। यहाँ हो गया डिपेंड ऑन, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा फिलर नंबर 14 है। तो क्या कह रहा है फिलर नंबर 14, ये कह रहा है कि 20 साल क्या 20 साल बाद कि 20 साल पहले, सिंस 20 ईयर अर्लियर 20 ईयर बैक 20 ईयर नहीं हुआ, क्या होगा 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले की बात है, ठीक है। चलो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही स्पेलिंग किसकी है वो बताना है। कोलैबोरेट की स्पेलिंग सही है, कोमेमोरेट की गलत है। कोमेमोरेट में डबल एम होता है, मेमो में MEMO होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। कोलेट में डबल एल होता है, ये गलत हो गई। चॉकलेट में CHOCOLATE होता है, ठीक है, तो ये चॉकलेट की भी गलत हो गई। समझ में आ गई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए किस बारे में है। क्वेश्चन नंबर 16 ये खाली जगह भरना है। इन मेनी कंट्रीज द कॉमन, ये देखो कॉमन के पहले एडजेक्टिव है, इसके पहले दा लगा दिया तो क्या बन गया, प्लूरल नाउन हो गया। मतलब कॉमन पीपुल आर डिप्राइव्ड डैश देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। बहुत से देशों में जो कॉमन मैन है, सामान्य आदमी है, उसको बेसिक वो अपनी बेसिक राइट से भी वंचित है। तो आप सोच रहे होंगे कि वंचित के बाद हम फ्रॉम लगा दें, एक्चुअली ये फ्रॉम नहीं लगता, यहाँ डिप्राइव्ड के बाद ऑफ लगता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो फिर से लिखता हूँ। डिप्राइव है, ठीक, एक वर्ब है हमारे पास डिप्राइव, एक वर्ड है हमारे पास बिरीव, और एक वर्ड है हमारे पास रॉब, ठीक है, मतलब किसी से कोई चीज़ छीन लेना, वंचित कर देना। तो इसमें somebody के बाद ऑफ यूज किया जाता है, ये फिक्स है। डिप्राइव somebody ऑफ समथिंग, बिरीव somebody ऑफ समथिंग, या रॉब somebody ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे यूज क्या करना चाहिए था, ऑफ लगना चाहिए था। आप लोगों में से बहुतों को फ्रॉम लगा होगा, ये गलत है, क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोगों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर फिलर का ही क्वेश्चन है। हियर इज द आंसर शीट डैश योर सिग्नेचर। ये वो आंसर शीट है जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं। तो किसी चीज़ पर सिग्नेचर है, किसी किताब वगैरह पे कुछ लिखा होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं, बियर्स। बियर का मतलब क्या हुआ, धारण करना। धारण का मतलब ये आंसर शीट है जिस पे तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। तो दैट हैव नहीं होगा, आंसर शीट के लिए फिर हमें हैज़ लगाना पड़ता। प्रोवाइड्स मतलब आंसर शीट सिग्नेचर प्रोवाइड करती है या शो करती है नहीं, जिस पर आपके आंसर सिग्नेचर है उसके लिए क्या करेगा, बियर द सिग्नेचर होता है, ठीक है। बियर द फ्रूट, बियर द सिग्नेचर, तो यहाँ पे लगेगा क्या, बियर लगेगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखो आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स क्या करना है, 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक लाइन दी है, इस लाइन के लिए एक वर्ड ढूंढो। रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर के ऊपर एक जो स्टेटमेंट दिया जाता है, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मान लीजिए आप टाटा में करते हैं, रिलायंस में करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने वहाँ पर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम किया। जब आप वहाँ से छोड़ रहे हो तो आपके काम का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपके काम का और आपके कैरेक्टर का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जो कंपनी आपके काम का और आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देती है, तो सर्टिफिकेट को कहते हैं टेस्टिमोनियल। क्या कहा जाता है, इस तरह के सर्टिफिकेट को टेस्टिमोनियल कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, यही पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगला जो 90 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन है 19 और 20। आ जाओ, 19 तुम्हारे सामने है, दिख रहा है, पहले इसी को निपटा लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि द स्कैंडल वाज स्वेप्ट अंडर द रग।
कोई स्कैंडल था, कोई घोटाला हुआ था, उसको अंडर द रग कर दिया गया बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व इन इट। कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसा घोटाला जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा हो, जिसमें बिग फिश आ रही हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एक और मुहावरा बता दूं, बिग फिश। कभी मछलियों पर मुहावरे बनाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। बिग फिश का मतलब होता है बड़े लोगों के नाम बड़ी मछलियां फंसी हैं, ठीक है ना। तो तमाम इंडिया में तो ऐसे घोटाले होते हैं ना जिसमें हमेशा बड़ी मछलियों के, ये छोटी मछलियां फंसती हैं, बड़ी मछलियां निकल लेती हैं, ठीक है। तो जब बड़ी मछलियों के नाम आते हैं तो वो घोटाले दबा दिए जाते हैं, ठीक है ना, या पर्दा डाल दिया जाता है। तो स्वीप अंडर द रग, अंडर द रग में मुहावरा है। तो अंडर द रग कर देने का मतलब क्या हुआ? उसको छुपा दिया, उस केस को हाइड कर दिया, उसको कवर कर दिया गया, उस पर चादर डाल दी गई, या कहते हो उस पर पर्दा डाल दिया गया, ठीक है। कोई ऐसा घोटाला जिस पर पर्दा डाल दिया गया। तो ये पर्दा डाल देने का मतलब यहाँ मीनिंग क्या आएगी? मीनिंग आएगी ब्लोन टू प्रोपोर्शन नहीं होगा, हैविली पब्लिसाइज्ड नहीं होगा, फॉरगटन बाय द पीपल लोग जल्दी से भूल गए ये नहीं होगा, बल्कि कंसील्ड फ्रॉम अदर्स, इसे दूसरों से छुपा लिया गया, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। रग अंडर द रग का मतलब क्या हुआ? कंसील्ड फ्रॉम अदर्स, ये दूसरे लोगों से छुपा लिया गया, ठीक है। 19 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है कि द कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये तो हमने आप लोगों को डॉग वाला जो एडियम्स पढ़ाए थे, डॉग वाले, याद है आप लोगों को? डॉग वाले एडियम्स मैंने 19 एडियम्स पढ़ाए थे जिसमें ये वाला एडियम था, ठीक। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो, इसमें कम से कम 5-6 एडियम आप लोगों को मिल जाते हैं। और ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 20 का ये जितने भी 25 क्वेश्चंस हैं, ये सारे 25 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस पेपर से ही निकाले हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि 2020 का, 21 का, 19 का पेपर होगा। अलग अलग प्रीवियस पेपर से एक एक चीज़ उठा के मैंने पेपर बना दिया है आप लोगों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका ये क्वेश्चन अब बड़े आराम से सही हो गया होगा। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब आप गलत आदमी को ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या मीनिंग आती है। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, एक्टिंग वे वेरी वाइजली, बिल्कुल नहीं है। मिस डायरेक्टिंग द एफर्ट्स, अपनी कोशिशों को आप मिस डायरेक्ट मतलब गलत दिशा में कोशिश कर रहे हो, ये सही है। डूइंग एज ही वाज टोल्ड बाय द सुपीरियर, अपने सुपीरियर्स ने जो कहा था वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रूइनिंग द पोटेंशियल बिजनेस डील, ये भी नहीं है। मिस डायरेक्टिंग द एफर्ट का मतलब आप अपनी कोशिशें बेकार कर रहे हैं, गलत आदमी के ऊपर शक कर रहे हैं। तो ये होता है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। क्लियर हो गई बात? ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक एक पैसेज है। क्लियर हो गई? रीड द पैसेज दिया हुआ है ये। तो पैसेज आप समझ ही रहे हैं कि इसमें क्या करना होता है। तो क्या करना होता है, मैंने आपको एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा कि हाउ टू सॉल्व या हाउ टू करेक्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पैसेज। पैसेज को कैसे सॉल्व करें, पैसेज के सारे क्वेश्चंस कैसे करेक्ट करें। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं दिखा है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें दिया हुआ है कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस को ना पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए, क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको अपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद सीधे पहुंचना है पैसेज पढ़ने ताकि आंसर मिल जाए। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो मैंने आप लोगों को बताया था, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पैसेज नहीं पढ़ा, सीधे कहाँ आ गए हैं, क्वेश्चंस पे आ गए हैं। क्वेश्चन के कीवर्ड को ध्यान में रखना हुआ है। क्या लिखा है? व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, कौन अर्थक्वेक का कारण क्या होता है, भूकंप का कारण क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ऑप्शन नहीं देखना है। भूकंप का कारण, एक क्वेश्चन पूछा गया है भूकंप का कारण, कॉज ऑफ अर्थक्वेक। दूसरा क्या है? व्हाट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिवर, की पॉइंट दिमाग में रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ रिवर, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ रिवर। एक हो गया कॉज ऑफ अर्थक्वेक, एक हो गया डायरेक्शन ऑफ रिवर। दो चीजें ध्यान में रखिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा है व्हाट डू अर्थक्वेक, ठीक है, व्हाट डू अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन क्रिएट, बीनीथ द ओशियन क्रिएट, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक क्या करता है, ठीक है ना। तो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक क्या काम करता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अपने दिमाग में की पॉइंट जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कॉज द डेथ ऑफ पीपल, लोगों की जब अर्थक्वेक आता है तो डेथ ऑफ पीपल, क्यों होता है लोगों की मौतें, क्यों होती हैं लोगों की मौतें।
तो एक क्वेश्चन लोगों की मौतों पर पूछा गया है, उसका कारण पूछा गया है। और एक आखिरी क्वेश्चन इस पर जो है वो है कि द फोर्स ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड ऑन। तो फोर्स ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड, जो अर्थक्वेक की फोर्स है वो किस बात पर डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं पैसेज, और पढ़ते पढ़ते आपको आंसर मिलता जाएगा, आप इस पे निशान लगाते चले चलिए। ठीक है, चलो करते हैं। लिखा है अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, कास्ड बाय सडन ब्रेकिंग और शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ अर्थ रॉकी आउटर हिल सेल्स। ये हो गया। तो एक आंसर तो हमको मिल गया। ये लिखा है ना कास्ड बाई, अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थक्वेक क्या है और कास्ड बाई क्या है। एक था ना अर्थक्वेक का कारण क्या होता है, तो हमें इसका आंसर मिल गया। अर्थक्वेक क्या है ये नहीं पूछा गया था, इसका काज पूछा था। काज क्या होगा, काज होगा सडन ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ अर्थ रॉकी आउटर सेल। तो अर्थ की आउटर सेल का हिलना, एक बात ये हो गई, दो बात, एक बात एक आंसर हमें मिल गया। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि रॉक मूवमेंट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर्स चेंज देयर कोर्स, नदियों का रास्ता बदलना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये किसकी वजह से होता है, रॉक मूवमेंट्स की वजह से। ये देखो रॉक मूवमेंट्स की वजह से नदियों का रास्ता बदल जाता है। दो का हमें आंसर मिल गया। तीसरा है अर्थक्वेक कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकती है, कॉज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन नहीं था। लार्ज अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन, हाँ ये बीनीथ द ओशियन था कि बड़ा अर्थक्वेक अगर ओशियन के नीचे आता है तो कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स कॉल्ड सुनामी। तो ये हो गया, एक आंसर हमको यहाँ मिल गया, ये तीसरा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। समुद्र के नीचे बड़ा अर्थक्वेक क्या लाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अर्थक्वेक यूजुअली नेवर किल्स पीपल डायरेक्टली, अर्थक्वेक में डायरेक्टली कोई नहीं मरता है, इंस्टीड मेनी डेथ्स एंड इंजरीज। ये लोगों की डेथ और इंजरी पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों होती है, आर रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब जैसे घर वगैरह गिर गया, छत गिर गई, दीवार गिर गई, इसकी वजह से बहुत लोग मर जाते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक डायरेक्टली किसी को नहीं मारता, घर वगैरह छत वगैरह गिर गई। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे लिखा है कि फोर्स ऑफ अर्थक्वेक किस पर डिपेंड थी, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था। फोर्स ऑफ अर्थक्वेक किस पर डिपेंड करती है, हाउ मच रॉक ब्रेक्स और हाउ फार इट शिफ्ट्स, कितनी रॉक्स टूटती है और कितनी दूर तक शिफ्ट होती हैं, इस पर डिपेंड करता है अर्थक्वेक की फोर्स क्या होगी। अब सीधे हम आ जाते हैं आंसर के लिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट काजेज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कारण क्या होता है। याद है आपको कि वो फ्लड नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ रॉकी हिल। तो अर्थ की जो रॉकी आउटर सेल है वो हिल जाती है, इस वजह से अर्थक्वेक आया करते हैं। तो ऑप्शन क्या मिला, डी मिला। आपने पढ़ा था और आपने अंडरलाइन भी किया था इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो रिवर्स की डायरेक्शन को कौन चेंज करता है। याद आया आप लोगों को, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव नहीं, मूवमेंट ऑफ रॉक्स, ये हो गया। लैंडस्लाइड नहीं, सॉइल एरोजन नहीं। कौन चेंज करता है रिवर्स के रास्ते को, मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे, किसी का शायद ही किसी का नहीं गलत होगा, आई बिलीव। अगला क्वेश्चन है कि ओशियन के नीचे, ठीक है ना, ओशियन के नीचे अर्थक्वेक क्या काम करता है, क्या क्रिएट करता है, सुनामी। हाँ बिल्कुल, अर्थक्वेक मतलब ओशियन के नीचे अगर बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है तो क्या आता है, सुनामी आती है, एरप्शन और ये सब नहीं आता। क्लियर हो गई बात। चलो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि व्हाट कॉजेज डेथ ऑफ पीपल, लोगों की अर्थक्वेक के दौरान मृत्यु क्यों होती है, डेथ क्यों। स्टैम्पीड भगदड़ होती है, नहीं। लैक ऑफ हेल्थ है, बिल्कुल नहीं। पैनिक है, कुछ कारण हो सकता है पैनिक का, लेकिन रीजन क्या दिया था, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, घर वगैरह गिर जाने से और छत वगैरह गिर जाने की वजह से ज़्यादा मौतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, आज का फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि द फोर्सेज ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन व्हाट, अर्थक्वेक की फोर्सेस किस पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती हैं शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, कि कितनी रॉक्स टूटी हैं और कितनी दूर तक वो शिफ्ट की हैं, इस पर डिपेंड करता है अर्थक्वेक की फोर्स क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी कितने ज़्यादा, सीस्मोग्राफ पर कितना आएगा, रिक्टर स्केल पर उसका क्या आएगा, रीडिंग आएगी। ठीक है, तो ये हमारे थे मॉक टेस्ट 1 का
20 क्वेश्चन, ठीक है। मॉक 1 के 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में आपको फिर 25 क्वेश्चन मॉक 2 में मिलेंगे, और कल कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की 2-3 दिन से ज़्यादा भारी भारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, कल कोई मतलब लाइट मटेरियल ज़रूर आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो कुछ लाइट मटेरियल टाइप का कल का मटेरियल होगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, किसी और चीज़ के साथ। और हाँ, एक चीज़ मैं फिर कहना भूल गया, आप लोगों में जिन लोगों ने पिछले काम की चीज़ें छोड़ रखी हो उनको देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस बारे में जो हमने ये एसएससी का मॉक टेस्ट शुरू किया है, इसमें आप लोगों की राय, आप लोगों के सुझाव दोनों की हमें ज़रूरत है। अगर इस सीरीज़ को, इस सेशन को बेहतर करना चाहते हो तो आप लोग हमें अपनी सलाह, अपनी एडवाइस ज़रूर प्रोवाइड कराइए, ताकि मैं उस पर और बढ़िया ढंग से काम कर सकूं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।